हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी पर आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हाल ही में अफ्रीका में जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है उसके बारे में। दूसरा हम ये देखेंगे कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। तीसरा ये देखेंगे कि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे क्या क्या प्रभाव आता है, क्या सकारात्मक प्रभाव आता है या नकारात्मक प्रभाव आता है या दोनों प्रभाव आते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, इस पर लिखा हुआ है इथियोपिया का हेली गुबी ज्वालामुखी। तो पहली बात आपको क्या रखना है, इस ज्वालामुखी का नाम याद रखना है। कौन सा ज्वालामुखी है? हेली गुबी ज्वालामुखी है। और कितने हजार सालों के बाद में ये फट रहा है, विस्फोट हो रहा है इसमें। ये है 12,000 साल बाद, मतलब कि बहुत लंबा समय है। यानी कि ऐसा ज्वालामुखी जो 12,000 साल बाद विस्फोट हो रहा है, मतलब कि अभी तक इसके बीच में नहीं हुआ था विस्फोट इसमें। तो ऐसे ज्वालामुखी जो इतने लंबे समय बाद विस्फोट करते हैं या नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको डोर्मेंट यानी कि सुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी बोलते हैं। मतलब कि उसमें दोबारा विस्फोट होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती है। तो पहली बात इसमें क्या समझने वाली है कि ये ज्वालामुखी नाम हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इथोपिया में। अब इसके बारे में थोड़ी बात समझते हैं। अगर आप पूरे वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड के मैप में एक बात समझ पाएंगे, जो इथोपिया वाला रीजन है, इस रीजन में यहाँ पर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला क्षेत्र है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हेलियो गुबी ज्वालामुखी का विस्फोट हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो आइए समझते हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चार नाम याद रखने हैं। तो शॉर्टकट क्या होगा? सीड के नाम से। क्या नाम हो जाएगा इसका? शॉर्टकट क्या हो जाएगा? सीड। CSEED। एस का मतलब क्या है? सोमालिया। सोमालिया। ई का मतलब है इथोपिया। दूसरा ई का मतलब यहाँ पर है इरिट्रिया। और फिर क्या है? जिबूती। फिर क्या हो जाएगा? जिबूती। मतलब कि ये वो चार नाम हैं जिनको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हेलियो गुबी ज्वालामुखी का विस्फोट इथोपिया में हुआ है, तो भी सही है। अभी मैप पर समझेंगे कहाँ पे हुआ है। और दूसरा हम समझ लेंगे कि ये जो एरिया है, ये जो पूरा क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला क्षेत्र। ठीक है। तो इसके इसके बारे में हम दो तीन बातें समझते हैं। जैसे पहली बात, ये किस प्रकार का ज्वालामुखी, किस प्रकार का ज्वालामुखी? तो सील्ड ज्वालामुखी। तो अभी हम समझेंगे कि सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। और कहाँ पर? तो इथोपिया में विस्फोट हुआ है। ये जो स्पेसिफिक क्षेत्र है, इथोपिया इथोपिया का जो स्पेसिफिक क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जिसको बोलते हैं अफार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसको? अफार। और ये जो अफार क्षेत्र है, इसके बारे में आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जो अभी हम मैप पर इसको समझेंगे, यहाँ पर क्या है कि जो पूर्वी अफ्रीका है, यहीं पर पूर्वी अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। यहाँ पर क्या है? पूर्वी अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। और ये रिफ्ट वैली होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी इसमें आते रहते हैं। और लास्ट टाइम इसमें कब विस्फोट हुआ था? तो ये मैंने अभी अपने हेडिंग में ही देखा था शुरुआत में। लगभग 10 से 12,000 साल पहले इसका विस्फोट हुआ था। ठीक है। अभी रिसेंटली कब इसका विस्फोट हुआ, तो डेट ध्यान रखिएगा। ये पीसेस में आपसे पूछ सकता है कि 23 नवंबर 2025 को अभी रिसेंटली इसमें जो विस्फोट हुआ है वो हुआ है। अच्छा, विस्फोट की शैली क्या है, कैसे विस्फोट हुआ? तो सब प्लियन सब प्लेन टाइप का कौन सा ज्वालामुखी होता है? तो पहले हम प्लेन टाइप का समझ लेते हैं। प्लेन टाइप का वो ज्वालामुखी होता है जिसमें आवाज बहुत ज्यादा होती है। आवाज बहुत ज्यादा होने का मतलब इतना सा यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे कि जो प्लेन टाइप का ज्वालामुखी होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आवाज बहुत तेज होती है। आवाज बहुत तेज होती है। लावा कैसा होता है? अत्यधिक गाढ़ा और चिपचिपा होता है। और ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। उदाहरण इसके क्या है? जैसे कराकाटाओ ज्वालामुखी और माउंट ताल फिलीपींस में ज्वालामुखी, इसको बोलते हैं पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी जो विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट में जो उसकी राख है वो लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक, लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई हुई है। मतलब कि सतह से एल्टीट्यूड जो है वो कितना है? 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अच्छा, तो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो उसमें से निकलती है। जैसे उसमें लावा हो गया, इसके साथ बोल सकते हैं जो राख होती है या जो गैसेस होती हैं, जलवाष्प होता है, वो सब निकलता है। तो अभी हम समझते हैं कि ज्वालामुखी में क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या निकलता है, उसको डिटेल में समझते हैं। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो अभी रिसेंटली ज्वालामुखी फटा है उसके बारे में देखते हैं। अब ये खास बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें इतनी तेज विस्फोट हुआ है और इसमें जो
राख वगैरह है बहुत ज़्यादा इसमें निकली हुई है और ये वहाँ से सफ़र करके मतलब कि इथोपिया सफ़र करके भारत के जो उत्तरी भारत है जिसमें दिल्ली या और जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है यहाँ पर इसका असर देखने को मिला है। तो इसका रूट क्या है? रूट का मतलब है कि ये कहाँ से कहाँ तक आया हो। सबसे पहले इसका जो इरप्शन हुआ है मतलब कि विस्फोट हुआ कहाँ पर हुआ है? इथोपिया में हुआ है। तो आपने देखा इथोपिया में इरप्शन हुआ है। इथोपिया से यहाँ पर लाल सागर, रेड सी से यमन और ओमान को होते हुए अरब सागर, पाकिस्तान से उत्तरी भारत के मार्ग से गुजरता है। इसको आप इसमें आप देख सकते हैं, इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका इरप्शन होता है और यहाँ से ऐसे होते हुए आएगा इधर, यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है? दूसरी बात अगर मैप पर समझे कि मैप में कहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो यहाँ पर होता है ज्वालामुखी का विस्फोट, ये देखिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन-सा कंट्री है, तो ये इथोपिया कंट्री है, ठीक है? जहाँ तक बात समझ में आपको आ गई? तो हमने जो अभी तक समझा, वो ये समझा कि जो अभी हाल ही में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, वो ज्वालामुखी का विस्फोट कितने साल, हज़ारों साल बाद हुआ है, किस टाइप का ज्वालामुखी है, किस टाइप का ज्वालामुखी था और अभी इसमें जब विस्फोट हुआ है, तो किस प्रकार से विस्फोट हुआ है, उसको देखा, कितनी ऊँचाई तक इसमें जो राख इसकी कितनी ऊँचाई तक गई है और कब इसमें विस्फोट हुआ और इसका मार्ग क्या है भारत तक पहुँचने का, ठीक है? अब हम आगे समझते हैं इसमें ज्वालामुखी के कारण क्या होते हैं, उसका प्रक्रिया क्या है, परिणाम क्या है और लावा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? अच्छा, ज्वालामुखी आपने पढ़ा, ज्वालामुखी का मतलब क्या है? ज्वालामुखी नाम अगर देखेंगे तो क्या है ज्वालामुखी? ज्वाला मतलब आग समझ सकते हैं, मुख मुखी मतलब मुख, मतलब एक ऐसा मुख जहाँ से आग निकलती। आग इन सेंस इसमें किस आग का हम सेंस किसमें लेंगे? तो इसमें हम लावा से लेंगे। मतलब कि हमारे पृथ्वी पर कोई एक ऐसा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इस वाले में देख सकते हैं यहाँ पर है कि यहाँ पर एक, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक मुख है, दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक मुख है और इसमें से देखिए, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें से धुआँ निकल रहा है। इसी से क्या होता है? राख निकलती है। इसी से क्या होती है? गैस निकलती है। इसी में से क्या होता है? इस ये जो एरिया है मतलब जो मुँह है, इसी से क्या निकलता है? इसी से लावा निकलता है। मतलब कि एक ऐसा मुँह जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से, मतलब कि एक ऐसा छिद्र होगा जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैस, राख, चट्टान के टुकड़े, पिघले हुए पदार्थ जिसको लावा कहते हैं, का पृथ्वी की सतह पर आता है या वायुमंडल में उसका उत्सर्जन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी कहाँ से, मतलब इसमें लावा कहाँ से आता है? तो आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा है तो उसमें देखा होगा, एक होता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल क्या होता है? पहले उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो ये समझते हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या मिलता है आपको इस जगह पर? तो मिलेगा क्रस्ट। दूसरे नंबर पे क्या होता है? मेंटल। और तीसरे नंबर पे क्या होता है? कोर। इतना आपने ज़रूर पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा कि जो क्रस्ट और मेंटल है, इसके बीच में यहीं पर मतलब कि जो इस जगह पर मेंटल का ही पार्ट है, ऊपरी मेंटल का ही पार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैग्मा चेंबर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैग्मा चेंबर है। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्मा चेंबर और यहीं पर मैग्मा होता है। मैग्मा जो होता है वो क्या है? ये चट्टानों का पिघला हुआ फॉर्म है, चट्टानों का पिघला हुआ फॉर्म है, मतलब रूप है। फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है? रूप है। तो और ये जो हिस्सा इतना है, ये इसकी डेप्थ क्या होगी? तो ये सतह हो गई हमारी, क्रस्ट में ऊपर ये सतह हो गई 0 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर यानी कि 200 हो गया। तो ये जो 100 किलोमीटर वाला हिस्सा है, मतलब कि जहाँ पर क्रस्ट खत्म होता है, उससे आगे 100 किलोमीटर, ये जो 100 किलोमीटर वाला हिस्सा है केवल, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर या क्या बोलते हैं? दुर्बलता मंडल बोलते हैं। समझ गए? दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, करेक्ट? लेकिन अगर दुर्बलता मंडल और क्रस्ट को जोड़ दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए यहाँ पर, इस तरीके से क्या बोल देंगे इसको? इसको स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ से होगा? वो यहीं से होता है, इस तरीके से विस्फोट होता है और ये जो सतह है इसको तोड़ करके इसी में से ये मैग्मा निकलता है और मैग्मा निकल करके ये
ये मैग्मा निकल करके कहाँ जाता है? सरफेस पर आ जाता है, जो लावा के फॉर्म में होता है, और इसी में से जो गैसें होती हैं वो ऊपर वायुमंडल में चली जाती हैं। तो हमारे ख्याल से ये बात समझ गए होंगे कि जो ज्वालामुखी होता है, उसमें क्या होता है, जो जो सोर्स जो होता है वो क्या होता है? एस्टेनोस्फीयर होता है, और ये एस्टेनोस्फीयर से ही मैग्मा ऊपर की ओर आता है। ये बात आपको इस डायग्राम से समझ में आ गई होगी। अब सवाल है कि जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो उसमें से कौन-कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो निकलता है वो क्या है? तो 1 नंबर पे होता है लावा, गैसेस, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट का मतलब, क्लास्टिक सामग्री का मतलब होता है कि उसमें चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं, जैसे राख, छर्रे, लिपली, ज्वालामुखी बम का मतलब है बड़े-बड़े आकार के पत्थर भी निकलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गैसेस कौन-कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ये सल्फर सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी निकलते हैं। इसके साथ-साथ में धूल, भस्म कण, ये सब कुछ निकलता है। और इसी में अगर आप देखेंगे तो जलवाष्प भी निकलती है। इसमें क्या निकलती है? जलवाष्प भी निकलती है। जलवाष्प भी इसमें निकलती है। ठीक है? ये सारी चीज़ें वो हैं जो ज्वालामुखी के विस्फोट के टाइम निकलती हैं। और आप देखेंगे इसी चीज़ पर एक यूपीएससी में एक पीवाईक्यू हाल ही पूछा गया था, शायद 24 से 23 में पूछा गया था। यही इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है? अब बात करते हैं भाई, ज्वालामुखी जो है, तो अब आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या है? जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उससे क्या होता है? तो ज्वालामुखी के विस्फोट में दोनों चीज़ें होती हैं। सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक प्रभाव भी होता है। तो हम पहले देखेंगे सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है। नकारात्मक प्रभाव किसके ऊपर होगा? पर्यावरणीय प्रभाव भी देखेंगे उसका क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखिए ज्वालामुखी का सकारात्मक प्रभाव क्या है। देखिए ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे क्या होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टान क्या होती है? इनको बोलते हैं प्राथमिक चट्टान या प्राइमरी चट्टान बोलते हैं। इसके साथ में इसी से बेसाल्ट बनता है, यानी कि जो बेसाल्ट होता है उसका जो अपक्षय होता है तो उससे क्या बनता है? ब्लैक सॉइल मिलती है। और जब काली मृदा बनती है तो काली मृदा किसके लिए अच्छी होती है? कपास और गन्ने की खेती के लिए अच्छी रहती है। यही ज्वालामुखी क्षेत्र जहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, वहाँ पर गर्म जल निकलता है, और गर्म जल से क्या होता है? गंधक मिलता है, पर्यटन केंद्र होता है, और जल विद्युत भी इससे बना सकते हैं। साथ में ठोस चट्टान बनती है, धारदार पदार्थ बनते हैं इससे, और बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी चीज़ें मिलती हैं, यानी कि उसी चट्टान से बिल्डिंग मटेरियल की चीज़ें मिलती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि भूतापी जियोथर्मल एनर्जी भी मिलती है ज्वालामुखी विस्फोट जहाँ पर होता है वहाँ से। ये तो हो गया इसमें जो सकारात्मक प्रभाव था। अब देखिए नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे पहली चीज़ इसमें क्या आती है? मानव प्रभाव क्या पड़ेगा? मतलब कि जो ह्यूमन इस पे का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जहाँ पर इसका विस्फोट होगा, वहाँ पर जो मानव रहते होंगे, जिन मानव बस्तियों को नुकसान होता है, यानी कि ह्यूमन को विस्थापन करना पड़ता है। विस्थापन का मतलब क्या है? वहाँ से हटना पड़ता है। और अभी आपने न्यूज़ वगैरह देखा तो आपने देखा होगा कि जो ज्वालामुखी का विस्फोट अभी हुआ है, इसकी वजह से भारत तक की जो वायु सेवाएँ हैं, वो भी क्या हो गई? स्थगित कर दी गई हैं। यानी कि वायु सेवा भी क्या होती है? प्रभावित होती है। आर्थिक हानि भी होती है। आर्थिक हानि का मतलब क्या है? जहाँ पर ये विस्फोट होता है, वहाँ पर भी क्या होता है? भूकंप आने आने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि विस्फोट बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए भूकंप भी आता है, जिसकी वजह से आर्थिक हानि भी होती है। इसके बाद देखते हैं इसका भाई पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो उसमें जलवाष्प भी निकलते हैं, और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और HCl के जो अलग-अलग गंधक या कुछ भी अलग गैसेज़ निकलती हैं, वो क्या करती हैं? एसिड रेन को करवाने में हेल्प करती हैं। यानी कि एसिड रेन करवाने में सल्फर डाइऑक्साइड का योगदान होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है? वो निकलता है ज्वालामुखी के विस्फोट से। इसलिए पहला नुकसान क्या है कि एसिड रेन में वृद्धि होती है। दूसरी बात, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी निकलती है, और ये कैसी गैसें हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसें हैं तो ग्रीन हाउस को बढ़ाएँगी। तीसरी बात, हमने आपको बताया कि जो एयरोसॉल है वो भी निकलता है। अब आपने अभी मैंने आपको बताया कि आपको कि जो इसका राख है, वो सतह से लगभग 14 किलोमीटर की ऊँचाई तक गया हुआ है। तो आप सोचिए कि इतना ज़्यादा इसका जो स्पीड है, इस मतलब इसमें विस्फोट की इतनी स्पीड थी कि इतनी ऊँचाई तक गया। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर ये गया होगा वो ऊपर ढक लिया होगा। मान लीजिए यहाँ पर ज्वालामुखी इस तरीके से है, इस तरीके ज्वालामुखी, यहाँ पर ये राख कण आ गए, जम गए, तो ऊपर से आने वाला सूर्य की जो किरणें हैं वो सतह पर नहीं आ पाएँगी। तो सूर्य की किरणें सतह पर नहीं आएँगी, तो उससे क्या होगा? ग्लोबल कूलिंग का इफ़ेक्ट रहेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, एक और होता है जियोकोलैप्स कहते हैं। जियोकोलैप्स क्या होता है? जब हिम का पिघलना, हिम का, इससे हिम भी पिघलने लगता है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो हिम भी पिघलना शुरू हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन चक्र में एक स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है?
तो ये इसका प्रभाव था जो हमने यहाँ पर समझ लिया। दूसरी बात करते हैं लावा कितने प्रकार का होता है? लावा 2 प्रकार का होता है। एक होता है अम्लीय लावा, एक होता है क्षारीय लावा। अम्लीय लावा और क्षारीय लावा में अंतर किस चीज़ का है? सिलिका का। जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अम्लीय लावा। और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय लावा बोलते हैं। और अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी और इसकी वजह से क्या होता है? गाढ़ा और चिपचिपा होता है, मतलब कि ये फैलता नहीं है। जब दूर तक फैलेगा नहीं, तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। दूसरी बात है, जो क्षारीय होगा यानी कि बेसाल्टिक लावा होगा, जो बेसाल्टिक होगा उसमें सिलिका की मात्रा कम होगी और ये तरल होगा, जो तरल होगा दूर तक बह जाएगा। ये किसका निर्माण करता है? सील्ड ज्वालामुखी का निर्माण करता है। ठीक है? अभी हाल ही में जो अभी आपने देखा वो बहुत सारे जो अभी आपने देखा ज्वालामुखी विस्फोट देखा, वो तो अभी रिसेंटली का 23 नवंबर का ही है, लेकिन इसके पहले भी आप देखेंगे 2025 में कई देशों में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। जिसमें एक है सबनकाया जो कि पेरू में हुआ है, रुआंग जो कि इंडोनेशिया में हुआ है, किलाउ वो कहाँ पे है? किलाउआ कहाँ पे है? ये उत्तरी अमेरिका मतलब अमेरिका में, और एटना इटली में। ये वो ज्वालामुखी हैं जो अभी 2024 और 25 में इनका विस्फोट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मैप। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखेंगे आप इथोपिया मिल जाएगा आपको, अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में देखेंगे। यहाँ पर आपको अफ्रीका मिल जाएगा और अफ्रीका के इस रीजन में इसमें विस्फोट हुआ है और यहीं से ऐसे करके फिर यहाँ पर ये उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिलता है। ठीक है? यही एरिया पूरा, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? ये एरिया क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यही क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थी चीज़ें मैंने आपको बताई। कैसा लगा वीडियो? ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।